तो अब तक हमने देखा कि 12th लूप में शिजिन और हीजुन का एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है और शिजिन अकेली ही पुलिस के साथ चली जाती है और उसने हीजुन से वादा किया था कि वो पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेगी। पर हीजुन शिजिन को पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस इस कॉल को ट्रेस कर लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये नंबर तो हीजुन का है। तो अब पुलिस हीजुन को ढूंढने निकल जाती है। हीजुन रेस्टोरेंट के ऑनर से किसी केमिस्ट शॉप के बारे में पूछता है, पर ऑनर कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम अपने फोन से खुद ढूंढ लो। पर हीजुन ने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था और फाइनली उसे एक केमिस्ट की दुकान मिल जाती है। पुलिस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। हीजुन केमिस्ट की दुकान से स्लीपिंग पिल्स ले लेता है, जिसकी पेमेंट के लिए उसे अपना मोबाइल ऑन करना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट का ऑनर पुलिस को बताता है कि वो लड़का मुझसे एक ड्रग स्टोर के बारे में पूछ रहा था। तभी ऑफिसर ली को पता चलता है कि हीजुन ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, तो वो जल्दी से हीजुन को पकड़ने भागते हैं। केमिस्ट शॉप की ऑनर को हीजुन के बिहेवियर पर शक हो जाता है और हीजुन सुपरमार्केट से एक वाइन बॉटल भी खरीद लेता है और एक सुनसान सी जगह पर छुपकर स्लीपिंग पिल्स और वाइन एक साथ कंज्यूम कर लेता है और फिर बेहोश हो जाता है। शिजिन भी इन्वेस्टिगेशन रूम में अकेली बैठी थी। फाइनली पुलिस को हीजुन मिल जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि मुझे वापस पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मुझे वापस उस डार्क रूम में नहीं जाना। हीजुन बहुत ही फ्रस्ट्रेट था क्योंकि ब्लास्ट में ऑफिसर फैंग की भी जान चली गई थी। ऑफिसर्स हीजुन को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन यांग को ऑफिसर फैंग की बहुत ही याद आ रही थी क्योंकि वो उनके बच्चे की तरह था। कार में हीजुन को नींद आ जाती है और वो एक ड्रीम में पहुंच जाता है जहाँ पर हर तरफ मिनिएचर बसेस थी जो सिर्फ घूमी जा रही थी और फिर हीजुन को शिजिन की आवाज सुनाई देती है और हीजुन नींद से उठता है। मतलब एक और नई लूप, द 13th लूप। हीजुन शिजिन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। शिजिन कहती है कि नहीं, मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है, मुझे पुलिस को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, ये सारी मेरी गलती है। हीजुन कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम जब तुम पुलिस को कॉल करो तो उन्हें समझाना कि वो पेशेंटली काम करे क्योंकि बॉम्ब वाला पर्सन बहुत ही अलर्ट है। शिजिन कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी क्योंकि इससे पुलिस को भी खतरा है। हमें खुद इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि बैग्स के अंदर क्या है ताकि हम बॉम्ब को ढूंढ सके। और तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम नेक्स्ट स्टॉप पर बस से उतर जाना। हीजुन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हम दोनों तो पार्टनर्स है ना। डोंग बस स्टॉप पर जैसे ही बस रुकती है तो सब वापस से रिपीट होता है। जैसे एक ब्लैक मास्क वाला लड़का बस में एंटर करता है और फिर गिनने लगता है। देन वो लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाता है। हीजुन और शिजिन मास्क वाले लड़के का बैग चेक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग शिजिन गुस्सा होकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। हीजुन उसे मनाने जाता है और दोनों अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। पर हीजुन को तो लड़ना ही नहीं आता। सारे पैसेंजर्स दोनों को देखकर हंस रहे थे। हीजुन मास्क का ऐसे उसका बैग छीनने की कोशिश करता है और इन सब में बहुत हाथापाई होती है। बस फिर वही पुरानी रिंगटोन बजती है और बस ब्लास्ट हो जाती है। नाउ द 14th लूप। शिजिन और हीजुन दोबारा नींद से उठते हैं। शिजिन हीजुन से कहती है कि तुमने पिछली बार बहुत टाइम वेस्ट किया। हीजुन कहता है कि मुझे बहस करना नहीं आता। शिजिन कहती है कि तुम पार्क में तो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बहस कर रहे थे। हीजुन कहता है कि तब मैं सही था ना, इसीलिए। शिजिन जैसे उसकी तरफ देखती है वो बात पलट लेता है। बेचारा हीजुन डर गया। तो अब ये दोनों प्लान करते हैं कि इस बार ये डायरेक्टली मास्क का उसका बैग छीन लेंगे। सेम वैसे ही मास्क का बस में एंटर करता है और हीजुन अपना प्लान चेंज कर लेता है। हीजुन मास्क पर चिल्लाता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की फोटोज क्यों क्लिक कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे इन तीनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। रेड लाइट होते ही शिजिन ड्राइवर अंकल के पास चली जाती है और एक्सीडेंट होने से रोक देती है। मास्क का बहुत स्ट्रॉन्ग था तो वो हीजुन को धक्का मार देता है, पर उसकी खुद की हालत खराब होने लगती है जैसे उसे सांस ना आ रही हो क्योंकि मास्क का को अस्थमा है। पर मेडिसिन लेडी के पास अस्थमा की दवाई नहीं है। तो मेडिसिन लेडी कहती है कि अस्थमा वाले पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ अपने साथ ही रखते हैं। शिजिन मास्क का से उसका बैग लेने की कोशिश करती है पर वो अपना बैग नहीं छोड़ता और फिर से बस ब्लास्ट हो जाती है। तो अब स्टार्ट होती है द 15th लूप। हीजुन के अकॉर्डिंग बॉम्ब तब ब्लास्ट हुआ जब मास्क ने अपना हाथ अपने बैग में डाला। और क्या वो सच में बीमार है? शिजिन कहती है कि हाँ, हो सकता है कि वो सच में बीमार हो। हीजुन कहता है कि बीमार होते हुए भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। शिजिन कहती है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम ज्यादा वीक हो। और अगर वो सच में बीमार है तो उसने अपनी दवाई निकालने के लिए अपना बैग क्यों नहीं खोला। हमें उसका बैग ठीक से देखना होगा कि उसके अंदर ऐसा क्या है। हीजुन कहता है कि क्यों ना हम उसे बस में एंट्री ना करने दे। तो हीजुन और शिजिन बस के दोनों दरवाजों के पास खड़े हो जाते हैं और शिजिन जैसे जैसे बहाने बनाकर मास्क को बस में चढ़ने से रोकती है और हीजुन मास्क को पीछे से पकड़ लेता है और बस ड्राइवर अंकल बस लेकर निकल जाते हैं। हीजुन और शिजिन जबरदस्ती मास्क का बैग खोल लेते हैं जिसमें एक किटी होती है जो बैग से निकलकर भाग जाती है। देन ये तीनों उस किटी को ढूंढते हैं। थोड़े टाइम बाद शिजिन और हीजुन को किटी मिल जाती है और वो मास्क को उसकी किटी वापस कर देते हैं और शिजिन कहती है कि भैया सॉरी, वो क्या है ना कि लास्ट वीक हमारे फ्रेंड का बैग बस में गुम हो गया था और तुम्हारा बैग सेम वही बैग जैसा है तो हमें गलतफहमी हो गई।
वी आर रियली सॉरी। इसी बीच बस एक बार फिर से ब्लास्ट हो जाती है। हीजुन और शिजिन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। शिजिन कहती है कि वो मास्काई ब्लास्ट से बच गया क्योंकि हमने उसे बस से उतारा था, तो शायद वो भी हमारे साथ लूप में एंटर करेगा। मैंने तुम्हें भी तो अपने साथ बस से उतारा था, जिसके बाद तुम लूप में एंटर हो गए, तो हमें उस मास्काई को ढूंढना चाहिए। हीजुन को जेलसी हो रही थी, तो वो शिजिन से पूछता है कि तुम क्यों इतना खुश हो रही हो। शिजिन कहती है कि ये खुश होने वाली बात ही तो है, अब हमारे पास एक और पार्टनर होगा जो बहुत ही स्ट्रांग है और वो बहुत केयरिंग भी लग रहा है। हीजुन कहता है कि ठीक है, तुम उसे ढूंढ लोगी, पर फिर वो क्या तुम्हारी लूप वाली बातों पर विश्वास करेगा? और पक्का वो लूप में एंटर नहीं करेगा, देखना तुम। और हर बार मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, देखा ना तुमने मैंने उसे कैसे आसानी से पकड़ लिया था। शिजिन समझ गई थी कि हीजुन को जेलसी हो रही है और वो हंसने लगती है। मास्काई अपनी कैट को लेकर एक वेट में जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि ये मास्काई कैट से बहुत डर करता है और उन्हें रेस्क्यू भी करता है। मास्काई टीवी पर बस नंबर 45 के ब्लास्ट एक्सीडेंट की न्यूज सुनकर शॉक हो जाता है। हीजुन शिजिन को अपने साथ बॉयलर रेस्टोरेंट में लाता है। दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। शिजिन कहती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तो हीजुन उसे एक बात बताता है कि हम चाहे जितने मर्जी पैसे स्पेंड कर लें, नेक्स्ट लूप में वो सब वापस आ जाते हैं। शिजिन बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी खा ले, नेक्स्ट लूप में तो फिर से उसका वेट पहले जैसे ही हो जाना है। तो ये दोनों बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं, पर शिजिन को बहुत ही गिल्ट हो रहा था क्योंकि इतने सारे लोगों की जान चली गई और ये यहाँ बैठे खाना कैसे एंजॉय कर सकते हैं। पर हीजुन उसे समझाता है तो शिजिन खाना खा लेती है। हीजुन कहता है कि अब हम जब नेक्स्ट लूप में एंटर करेंगे तो हमें कुछ यूजफुल क्लूज इकट्ठे करने होंगे, पर हम ये कैसे करेंगे? पर अगर हमें पुलिस से पैसेंजर्स की लिस्ट मिल जाए तो हमें उनसे कुछ क्लूज मिल सकते हैं, जैसे पैसेंजर में से कोई बंदा क्रिमिनल हो सकता है, कोई मेंटल पेशेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे बंदे ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर नेक्स्ट लूप में एंटर करना है तो हम दोनों को सेम टाइम पर ही सोना होगा, वरना दूसरा पर्सन ड्रीम मोड में चला जाएगा। एक्सीडेंट साइट पर हम न्यूज रिपोर्टर्स की बातें सुनते हैं जो हैप्पी फोन गाय के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और हमेशा खुश रहता था, पर पता नहीं लोग क्यों उसे हेट करते हैं। ये हैप्पी फोन गाय वाली न्यूज हीजुन और शिजिन अपने मोबाइल पर लाइव देख रहे थे। शिजिन और हीजुन भी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं जहां पर हैप्पी फोन गाय के फैंस उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। क्यूआर कोड स्कैन करने पर सब हैप्पी फोन गाय की बस वाली लास्ट लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो शिजिन क्यूआर कोड को स्कैन करके लाइव सेशन स्टार्ट करती है। इसी बीच वहाँ मास्काई जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि बस एक्सप्लोड क्यों हुई? हीजुन कहता है कि हमें कैसे पता होगा, तभी मास्काई पुलिस को कॉल करने वाला था, पर शिजिन उसे रोक लेती है। पर शिजिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मास्काई को सब कुछ कैसे समझाए, तो मास्काई उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी बस में बॉम्ब के रेजिड्यूज मिल चुके थे, पर अभी वो इसके बारे में पब्लिक को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इससे सिटी में पैनिक क्रिएट हो सकता है। मास्काई शिजिन और हीजुन को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर मास्काई का बहुत सारा सामान था और बहुत सारी कैट्स भी थी। शिजिन मास्काई से पूछती है कि तुम्हें तो अस्थमा है ना, तो फिर तुम कैट्स को क्यों पाल रहे हो? मास्काई कहता है कि मुझे बचपन से कैट्स बहुत पसंद है, पर मेरी मॉम मुझे अलाउ नहीं करती, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद के पैसे कमाने लगा हूँ तो मैंने ये रूम रेंट पर ले लिया और अब मैं यहाँ पर अपनी कैट्स को पालता हूँ। हर रोज पहले मैं यहाँ आता हूँ, अपनी कैट्स को खाना खिलाता हूँ और फिर घर वापस जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स को इस सीक्रेट रूम के बारे में नहीं पता। बातों बातों में मास्काई को कुछ रियलाइज होता है और वो शिजिन से पूछता है कि तुम्हें मेरे अस्थमा के बारे में कैसे पता? हम तो आज पहली बार मिले हैं ना। शिजिन हीजुन से पूछती है कि क्या हम इसे लूप के बारे में बता दे? हीजुन कहता है कि हाँ ठीक है बता दो। शिजिन मास्काई को लूप के बारे में सब बता देती है और हीजुन उसे बाकी बातें एक्सप्लेन करता है। पता नहीं अब मास्काई कैसे रिएक्ट करेगा। मास्काई कहता है कि अभी तो अगस्त भी नहीं चल रहा, तो टाइम लूप कैसे पॉसिबल है? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि मास्काई टाइम लूप में विश्वास करता है। हीजुन को बहुत ही जेलसी हो रही थी क्योंकि शिजिन और मास्काई की आपस में बहुत ही बन रही थी। हीजुन को भी अनाइम वगैरह के बारे में बहुत नॉलेज है क्योंकि वो एक गेम डिजाइनर है। मास्काई ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो भी गेम डिजाइनर बनना चाहता है और शिजिन बार बार मास्काई की ही साइड ले रही थी, बेचारा हीजुन। तो अब सबसे पहले हीजुन मास्काई को बस के सारे पैसेंजर्स के बारे में बताता है और मास्काई को रेड सूटकेस वाले आदमी पर शक होता है। इसी बीच मास्काई को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और उसे अपने घर वापस जाना पड़ता है। जाते जाते मास्काई अपनी कैट्स के बिहेवियर को नोटिस करता है जो बहुत ही सैड लग रही थी, जैसे वो नहीं चाहती कि उनका ऑनर उन्हें छोड़कर जाए। मास्काई कहता है कि मेरी कैट्स यूजुअली ऐसा बिहेव नहीं करती, ये मेरे साथ हमेशा कोल्ड और रूड होती है, पर आज ये इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है? देन ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हीजुन और शिजिन के पास रहने को कोई जगह नहीं है, तो ये मास्काई उन्हें अपना सीक्रेट रूम में रहने की परमिशन दे देता है और अपना पासपोर्ट भी बता देता है। जाने से पहले मास्काई कहता है कि अगर अगली बार मैं तुम्हारे साथ लूप में एंटर नहीं भी होऊंगा तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। अब मास्काई इन्हें अपना नाम बताता है जो है लू, मतलब कैट्स को सेव करने वाला, और डी, पर हम इस मास्काई को डी कहकर ही बुलाते हैं। तो डी बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिजिन और हीजुन एक गेम होटल आ जाते हैं और रूम में बैठकर बस इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। डी भी अपने घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम उसके बैग पर बिल्ली के बाल देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस बार डी बालों को साफ करना भूल गया। डी की मॉम जल्दी से उसके कपड़े साफ करती है, पर डी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हमेशा से अपनी मॉम की बात मानता है, पर उसकी मॉम हमेशा उसे टोकती रहती है। डी गुस्से में अपने रूम को लॉक कर लेता है, पर उसकी मॉम अभी भी चुप नहीं करती क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। देन डी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। अब पुलिस को वो फुटेज मिल जाती है जिसमें हिजुन और शिजिन डी को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और नेक्स्ट सीन में ऑफिसर्स डी को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो डी के डैड डी के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। रास्ते में हम डी के मन की कुछ बातें सुनते हैं जो उसने अपनी डायरी में लिखी है। डी कहता है कि मॉम एंड डैड, मैं आज उसी बस नंबर 45 में बैठने वाला था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर आज मैं मर जाता तो आप लोग मुझे अपनी यादों में कैसे याद करते, जैसे एक बुरा लड़का जो वियर्ड से कपड़े पहनता है, जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और जो अपने मॉम एंड डैड के बारे में हमेशा कंप्लेन करता रहता है और जो सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकता और जिसे अस्थमा है। मॉम एंड डैड, आपके फ्रेंड्स के बच्चों की तरह मेरा दिल भी कलरफुल और मीनिंगफुल है और मुझे अपनी ज़िंदगी का मतलब भी समझ आ चुका है। बस रिग्रेट यही है कि कोई भी मुझे इसके लिए मेडल नहीं देगा और मैं अपनी अचीवमेंट्स को आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर किसी दिन मैं घर वापस नहीं आया तो आप मेरे सीक्रेट रूम में जाना, वहाँ पर आपको मेरे सीक्रेट का पता चलेगा। प्लीज़ मुझे निराश मत करना और एक बार मेरी तरह सोचने की कोशिश करना। मैं जैसी ज़िंदगी चाहता था मैंने वैसी ज़िंदगी एक्सपीरियंस कर ली है। थैंक यू, आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं सच में बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल भी। मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि आप भी मेरी दुनिया देखो जो बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं 2 लोगों से मिला जो बहुत ही कूल है और हम तीनों मिलकर बस के सारे पैसेंजर्स को बचा लेंगे और मैं फाइनली ऐसा बेटा बन जाऊंगा जिस पर आपको प्राउड फील हो और सब मेरा नाम याद रखेंगे। डी की मॉम उसकी ये डायरी पढ़ लेती है। हिजुन और शिजिन को रिसर्च करते हुए ड्राइवर अंकल के बारे में एक आर्टिकल भी मिलता है जिसमें ये बताया गया था कि ड्राइवर अंकल बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक बार एक पैसेंजर की बस में हेल्प भी की थी। शिजिन भी हिजुन को बताती है कि ड्राइवर अंकल बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बस में एक बार मेरी भी हेल्प की थी। अब हिजुन और शिजिन हैप्पी फोन गाय की बस वाली लाइव वीडियो देखते हैं और उसमें वो ओल्ड मैन अंकल के फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हैं जो बहुत ही अजीब थे। तभी शिजिन को पुलिस की कॉल आती है जो उन्हें भी इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। हिजुन सोचता है कि अगर पुलिस को हमारे बारे में पता है तो उन्होंने डी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया होगा और शायद वो पुलिस को लूक के बारे में बता दे, पर डी ऐसा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ पुलिस को यही बताता है कि उन दोनों को कोई गलतफहमी हो गई थी। कैप्टन यांग आकर डी से शिजिन और हिजुन के बारे में बात करते हैं और इन दोनों के बारे में सुनकर डी एकदम से रिएक्ट करता है और कैप्टन यांग को उस पर शक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सब बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Out of your mouth, you wish you were someone else.